नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में कौन सा मुद्दा टॉप पर है, इसे लेकर पॉलिटिकल पंडितों के बीच बहुत कंफ्यूजन बना हुआ था। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत के साथ ही कर्नाटक के चुनावी दंगल में बजरंगबली का मुद्दा सेंटर स्टेज में आ गया। दरअसल कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध के जिक्र के साथ ही कर्नाटक के सियासी अखाड़े में बजरंगबली की एंट्री हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में भाषण की शुरुआत बजरंगबली की जय के साथ किया, जिसके बाद कर्नाटक में जगह जगह बीजेपी के नेता हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। 10 मई को वोटिंग से पहले अचानक कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में बजरंगबली ट्रेंड करने लगे और इसमें रीजनल मुद्दे गौण होते गए। बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक में चुनावी हवा इतनी गर्म हो गई कि कांग्रेस के बड़े नेता पूरे सूबे में अब हनुमान मंदिर बनाने और जीर्णोद्धार का वादा कर रहे हैं। ऐसे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि चुनाव में बजरंगबली पर राजनीति करने से किसका फायदा होगा। क्या चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग शब्द जोड़कर सेल्फ गोल कर दिया? क्या जानबूझकर कर्नाटक के वोट युद्ध में बजरंगबली के मुद्दे को ड्राइविंग सीट पर लाया गया? आखिर चुनावी मौसम में बजरंगबली की जाति की पड़ताल क्यों होने लगी? कोई उन्हें वनवासी तो कोई दलित तो कोई मुस्लिम क्यों बताता है? बजरंगबली का आखिर कर्नाटक से क्या कनेक्शन है? वो हमारे समाज और सियासतदानों को कौन सा रास्ता दिखाते हैं? उनमें ऐसा क्या है जिससे वो सबके आराध्य बन जाते हैं और सबके संकट मोचक के रूप में खड़े दिखते हैं? ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज अपने खास कार्यक्रम किसके बजरंगबली में। एक सामान्य आदमी के लिए बजरंगबली के मायने क्या है? एक ऐसे देवता जो असंभव को संभव में बदलने की क्षमता रखते हैं, ऐसे देवता जो समर्पण और त्याग का दूसरा नाम है, ऐसे देवता जो हमेशा एक्शन में रहते हैं, एक ऐसे देवता जिनकी लीडरशिप क्वालिटी में सबको अपना कल्याण दिखता है, जो कूटनीतिज्ञों से भी बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, जो सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, जो अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं, जो सर्वशक्तिमान होने के बाद भी विनम्र हैं, जो सबकी बात सुनते हैं और सबकी समस्याओं के समाधान में खुद को झोंक देते हैं। आजकल कर्नाटक की वोट बैंक पॉलिटिक्स बजरंगबली में भी अपने लिए संभावना तलाशती दिख रही है। कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में इन दिनों बजरंगबली के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की तूफानी कोशिश हो रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभाओं में अपने भाषण की शुरुआत बजरंगबली के शंखनाद के साथ कर चुके हैं। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। देखते ही देखते कर्नाटक में चुनावी हवा बदल गई, मुद्दा बदल गया। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो में हनुमान जी के गेटअप में कार्यकर्ता कदम ताल करते दिखे। कहां कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक की बसवराज सरकार को सत्ता से बेदखल करने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन जैसे ही अप्रैल का कैलेंडर पलटा और मई की शुरुआत हुई, अचानक कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में बजरंगबली की एंट्री हुई। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को घेरने का खेल बजरंगबली के नाम पर चलने लगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैरान थे कि उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में तो बजरंग दल का जिक्र है, लेकिन बीजेपी बजरंगबली पर पहुंच गई। चुनावी हवा के रुख में आते बदलावों को देखते हुए कांग्रेसी दिग्गज हर मंच से लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे कि बात कुछ और कही गई और बीजेपी के महारथी लोगों को कुछ और बता रहे हैं। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंगबली क्यों नहीं? बजरंगबली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के।
ये तो उचित नहीं है। बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन से शुरू हुई और बजरंग बली से होते हुए हिंदुत्व तक पहुंच गई। करीब 2 हफ्ते पहले योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे थे। तब उन्होंने यूपी से कर्नाटक का भावनात्मक रिश्ता जोड़ते हुए कहा था कि जैसे प्रभु श्री राम की अयोध्या है, वैसे ही हनुमान जी कर्नाटक के। मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आया हूं और कर्नाटक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त उनके सहयोगी श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के हफ्ते भर के भीतर ही पूरे कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर सियासी जमीन तैयार करने का खेल शुरू हो गया। इसका शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा। सूबे के हर हिस्से में सार्वजनिक स्थलों पर बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखने लगे। हर घर में हनुमान चालीसा पढ़ना। हनुमान हमको शक्ति देता है, हनुमान धर्म का रक्षा करता है, हनुमान देश का रक्षा करता है। इसीलिए हर घर में हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। सबने अपनी राजनीतिक सहूलियत और वोट की जमीन का हिसाब लगाते हुए मोर्चा संभाल लिया और बजरंग बली को आगे कर चुनावी युद्ध में बढ़त के लिए आरोपों के तीर एक एक कर तर्कश से निकाले जाने लगे। अगर आप ये बात करेंगे कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे तो सारे के सारे हमारे बजरंगी जो है, जिनको आशीर्वाद है बजरंग बली का, तो कांग्रेस को उनकी जगह दिखाएंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी। हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई, ये नफरत पूरा प्रदेश कह रहा है। जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। भारत की चुनावी राजनीति को प्रभावित करने में आस्था अहम किरदार निभाती रही है, जिसे सियासतदान समय समय पर भुनाने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने बड़ी चतुराई के साथ कांग्रेस को कर्नाटक में घेरने के लिए बड़ा दांव चल दिया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बात बजरंग दल की। बीजेपी ने बड़ी चतुराई के साथ उसे बजरंग बली की ओर शिफ्ट कर दिया। राजनीति में हर मौके को भुनाना और अपने पक्ष में नैरेटिव बनाना भी एक कला है, जिसमें बीजेपी महारथियों को महारत हासिल है। बजरंग बली के नाम पर जिस तरह से लहर बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, इस सवाल के जवाब के लिए अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि कर्नाटक का सामाजिक समीकरण हिंदुत्व की राजनीति के लिए एक मुखर प्रयोगशाला की तरह रहा है। 2018 के चुनाव में भी आक्रामक छवि वाले बजरंग बली के पोस्टर और स्टिकर छाए रहे थे। दरअसल आक्रामक मुद्रा वाले हनुमान की छवि बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत दूसरे हिंदुत्ववादी संगठनों के साँचे में बिल्कुल फिट बैठती है। समय चक्र और सियासत की धारा ने इस तस्वीर के साथ पुरुषत्व और गर्व को जोड़ दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि बीजेपी हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है। साल 2020 के दिल्ली चुनाव में भी हनुमान जी चर्चा में आ गए थे। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मैंने एक इंटरव्यू किया था और उनसे हनुमान चालीसा सुनाने के लिए कहा था। आपको भी हनुमान जी के नाम पर भारत के भीतर आकार लेने वाली सियासत को फ्लैशबैक में जाकर समझना चाहिए। वो साल 2020 का था। दिल्ली के सियासी अखाड़े में जब अरविंद केजरीवाल का बीजेपी से सीधा सामना हुआ तो आम आदमी पार्टी के एजेंडे में भी सॉफ्ट हिंदुत्व आ गया। अरविंद केजरीवाल हनुमान भक्त बन गए कि भाई मैं बचपन से हनुमान जी का भक्त हूँ और हनुमान जी की भक्ति करता हूँ। तो फिर उन्होंने पलट के बोला हनुमान चालीसा आता है।
मैंने कहा जी बिल्कुल आता है। चलिए कहा, तो सुनाइए। यहाँ भी हनुमान चालीसा सुना दीजिए। आप काफी आजकल हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, अगर कृष्ण का भी कोई भजन वजन आता हो तो वो भी सुना दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल यश। ये वो दौर था जब दिल्ली में CAA और NRC के खिलाफ शाहीन बाग में जोरदार प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन केजरीवाल अपनी चुनावी सभाओं में ऐसी कोई भी बात कहने से लगातार बचते रहे, जिससे बहुसंख्यक हिंदू वोटर्स का मन आम आदमी पार्टी से रत्ती भर भी इकट्ठा हो। नतीजा ये रहा कि दिल्ली की 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आ गई। आम आदमी पार्टी ने हमेशा वक्त के साथ रणनीति में बदलाव किया और लोगों के मिजाज के साथ खड़े दिखने की कोशिश की, चाहे इस कोशिश में हनुमान चालीसा को सुनाना हो या मंदिर में जाकर दर्शन करना। 2020 के दिल्ली चुनावों में भी जमकर हनुमान जी चर्चा में रहे। अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनाव में 2020 में वहाँ कनॉट प्लेस के मंदिर में बैठ करके हनुमान जी के मंदिर में बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी को उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया था कि हनुमान भक्त के रूप में। तो हनुमान जी तो सबके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में तो बजरंग बली की जाति पर चर्चा होने लगी। किसी ने उन्हें दलित बताया, किसी ने वनवासी, तो किसी ने मुस्लिम। बात यही खत्म नहीं हुई। बानर रूपी इस देवता को किसी ने जाट तो किसी ने चाइनीज तक बता डाला। ये वोट बैंक की राजनीति का एक ऐसा चरित्र है जिसमें आराध्य में भी अपने लिए संभावना तलाशने में देर नहीं लगती है। यूपी के बाद बजरंग बली पर सबसे ज्यादा राजनीति महाराष्ट्र में हुई। मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में विवाद बढ़ा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सुप्रीमो राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही, लेकिन अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने तो अपने समर्थकों के साथ तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर ही हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उनके समर्थक मातोश्री के बाहर पहुंच भी गए। विवाद इतना बढ़ा कि नवनीत राणा और उनके पति को जेल भी जाना पड़ा। पूरे देश में नवनीत राणा की छवि एक कट्टर हनुमान भक्त के तौर पर बनी और अब वो महाराष्ट्र की राजनीति का एक चमकदार चेहरा बन चुकी है। भारत की राजनीति पर 3 दशकों तक अयोध्या और श्री राम का प्रभाव साफ साफ महसूस किया गया। अब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। हनुमान जी के आराध्य श्री राम हैं। अब नए दौर की राजनीति राम भक्त हनुमान में अपने लिए नई संभावना तलाशती दिख रही है। करीब महीना भर पहले पीएम मोदी ने कहा था कि बीजेपी हनुमान जी की प्रेरणा से काम करती है। अब चूंकि मंदिर बन गया है, अयोध्या में बन रहा है और लगभग शायद 2024 से शुरू भी हो जाएंगे दर्शन वहाँ, तो अब उस मुद्दे में धार कम दिखाई पड़ती भारतीय जनता पार्टी को। तो अब हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं। भारतीय जनमानस में बजरंग बली की जो छवि गढ़ी गई है उसमें वो एक्शन के प्रतीक है, बिना रुके बिना थके लगातार काम करने के प्रतीक हैं। वो अपराजेय हैं लेकिन मर्यादा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। संभवतः बीजेपी हनुमान जी की तरह ही सेवा भाव और व्यवहारिक रास्तों से आगे बढ़ते हुए देश का और अपना ज्यादा कल्याण देख रही होगी। भगवे आकार और काले रंग से बनी बजरंग बली की तस्वीर, जिसमें उनकी भौं तनी है, त्योरियां चढ़ी हैं। बजरंग बली की ये छवि जोश से लबरेज एक चित्रकार की कल्पना भर थी, जिनका नाम है करण आचार्य। ये भी एक संयोग है कि करण आचार्य का जन्म कर्नाटक की जमीन पर ही हुआ। बजरंग बली की जन्मभूमि भी कर्नाटक के कोप्पल जिले में अंजनाद्री पहाड़ियों को माना जाता है। करण आचार्य ने कुछ अलग गढ़ने की चाह में 2015 में ही हनुमान जी की अलग तस्वीर दुनिया के सामने रखी थी, वो भी दोस्तों के कहने पर। शुरुआती दौर में बजरंग बली का ये नया अवतार चर्चा से दूर रहा, पर करीब 2.5 साल बाद उग्र बजरंग बली की तस्वीर कर्नाटक से होते हुए देश के हर हिस्से में दिखने लगी। गाड़ियों के पीछे, पोस्टर में, दीवारों पर और स्टिकर के तौर पर। जिस तस्वीर को राजनीति और समाज ने बानर रूप में पूजे जाने वाले भगवान के उग्र रूप के तौर पर देखा,
असल में कलाकार ने उस तस्वीर में बजरंगबली के जीवन दर्शन को समझते हुए सिर्फ उनके एटीट्यूड को दर्शाने की कोशिश की थी, पर राजनीति समय चक्र के साथ अपने लिए संभावनाएं तलाशती रहती है और तलाशती रहेगी। भारतीय समाज ने हमेशा से ही बजरंगबली के जीवन चरित्र में अपना कल्याण देखा है, क्योंकि वो बल, बुद्धि और विद्या तीनों के जरिए हर क्लेश और विकार पर विजय पाने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय परंपरा में बजरंगबली की छवि एक अद्भुत प्रयोग है। उनमें भारत के वैदिक और लौकिक दोनों परंपराओं का संगम होता है। हनुमान जो है एक ही और वायु के पुत्र माने जाते हैं, तो दूसरे शिव के अंश हैं। भक्त हैं कि श्री विष्णु अवतार के, और शक्ति है उनमें शिव की। तो ऐसा अद्भुत चरित्र तो कहीं भी नहीं है। हनुमान जी को युग निरपेक्ष माना गया है, यानी वो हर युग में मौजूद रहने वाले देवता हैं। संभवतः इसलिए उनका जिक्र रामायण में भी है और महाभारत में भी। यह हनुमान जी के चरित्र में छिपा समाज कल्याण का महामंत्र ही है कि बौद्ध और जैन गाथाओं तक में हनुमत तत्व की छाप दिखती है। हनुमान तांत्रिक भी है। नेपाल में आप चले जाइए, हम लोगों ने वर्क किया। बाली में चले जाइए, वहाँ भी हनुमान है। हनुमान की सबसे अधिक प्रतिष्ठा है बाली में, जबकि आधी पॉपुलेशन वहाँ मुस्लिम है। तो हनुमान तो इस रूप में भी माने गए हैं। मानव सभ्यता के हर हिस्से ने तरक्की के लिए हनुमत तत्व में अपनी बेहतरी देखी। लोक जीवन में बजरंगबली और महाबली की प्रतिष्ठा संभवतः वाल्मीकि रामायण से आई। वहीं गोस्वामी तुलसीदास ने तो हनुमान जी को योद्धा कम और राम भक्त के तौर पर अधिक पेश किया। तुलसीदास ने लिखा कि बंधो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। वो बल के भी प्रतीक हैं और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। हनुमान चालीसा तो हनुमान चालीसा में के पहले जो दोहा पढ़ा जाता है उसी में वो कि बुद्धहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि बुद्धिया देव महि हरो कलेश विकार। भारतीय परंपरा में हनुमान जी में बल, बुद्धि और विद्या तीनों का अद्भुत मेल दिखता है। वो अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता के रूप में मानव समाज के सामने खड़े हैं। ऐसे में हनुमान जी अपने चरित्र से सबको शारीरिक रूप से मजबूत रहने, बुद्धि के विकास के लिए उत्तम शिक्षा की प्रेरणा देते हैं। आगे जाके हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान के सागर हैं वो, ज्ञान का अथाह भंडार हनुमान जी के अंदर है, इस तरह की बात कहते हैं। और फिर कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। जो विद्यावान है, जो गुणी है, जो अत्यंत चतुर है। हनुमान जी जितने बलवान हैं उससे ज्यादा बुद्धिमान और चालाक हैं। उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेने में महारत हासिल है। वो दोस्ती करने, संवाद करने और दूसरों की मदद करने के फलसफे पर आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी के रास्ते पर किसी को भक्ति से कल्याण दिखता है, किसी को सेवा और समर्पण में परम सुख दिखता है, किसी को ईमानदारी और सच्चाई में, तो किसी को उनकी तरह शक्ति में। यदि आप देखें कि सेवा किसे कहते हैं, राष्ट्र का सम्मान किसे कहते हैं, भाई भाई में संतुलन कैसे बैठाते हैं, और इन सभी के ऊपर जो है केवल सामान्य, केवल मन को स्थिर करके प्रार्थना करके ईश्वर को पाने का तो एकमात्र मॉडल है। पूरे इतिहास में आप देखें, धर्मशास्त्र में देखें तो हनुमान जी का मॉडल है। बजरंगबली भारतीय परंपरा में एक ऐसे आदर्श नायक की तरह हैं जो लोगों को कर्म योग सिखाते हैं, मुश्किलों से हारना नहीं, उनसे जूझने की प्रेरणा देते रहे हैं। इसलिए समाज में चाहे जितना बदलाव हुआ कि सबने हनुमान की हर रूप में अपना कल्याण देखा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में बजरंगबली एक ऐसे देवता हैं जिनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं। वो अपराजय हैं, पर कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, हमेशा अनुशासित रहते हैं। ज्यादातर तस्वीर और मूर्तियों में हनुमान जी को गदा के साथ दिखाया गया है, पर उनके हाथ में हथियार के रूप में गदा कैसे आई, इसका संभवतः कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जहाँ तक मैं गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस को समझ पाई हूँ, उसमें भी हनुमान जी के हथियार के तौर पर गदा का जिक्र नहीं है। ऐसे में बानर रूपी ये देवता युद्ध में थप्पड़, मुक्का, लात, पूंछ का इस्तेमाल करते हैं।
वो अपने आसपास मौजूद चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। रामायण, रामचरितमानस समेत दुनिया भर में प्रचलित राम कथाओं में हनुमान जी के चरित्र को बहुत मुखर और प्रखर रखा गया है। वो श्री राम के आदर्शों को आगे बढ़ाने में अहम किरदार निभाते हैं। इतना ही नहीं, वो तपस्वी राजा राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सहयोगी के रूप में साथ खड़े दिखते हैं। उनका चरित्र किसी भी इंसान को मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में खुद के बहुमुखी विकास की भी राह दिखाता है। वो मिशन के लिए लोगों को आखिरी सांस तक जूझने की प्रेरणा देते हैं और तो और सारा काम संपन्न करने के बाद क्रेडिट श्री राम को देते हुए जय श्री राम कह देते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नाही होए तात तुम्हें पाही। ये चौपाई रामचरितमानस की है। जब सीता जी की खोज में निकले बानर भालू सब परेशान हो जाते हैं कि काम पूरा नहीं हुआ, आगे समंदर है, कैसे पार किया जाए। घोर निराशा है। कोई खुद को बुजुर्ग बता रहा है, किसी को अपने समंदर लांघने की क्षमता पर संदेह है। ऐसे में जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं। आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी बेहतर लीडरशिप क्वालिटी विकसित करने के लिए पौराणिक ग्रंथों के किरदारों का मंथन करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे रोल मॉडल की तरह हैं जो बड़ी कुशलता से बंदर भालू से समंदर पर सेतु बनवा लेते हैं। वन्य जीवों की एक ऐसी सेना तैयार कर लेते हैं जो लंका पर विजय हासिल कर लेती है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक अंतर्निहित शक्ति होती है और उस शक्ति को उजागर करने का काम उसका गुरु करता है। ये बात हम सब जगह जानते हैं। हनुमान जी को एक तरह से इस शक्ति को भूलने का, भुलावे का एक तरह से ये उनके ऊपर ये था। लेकिन जब उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी शक्ति क्या है, कैसे वो कर सकते हैं, तो तब वो जो उनके अंदर जो आवेग है वो भी एक तरह का विशिष्ट आवेग है। मैं निवेदन कर सकता हूँ कि हनुमान का रूप कैसा है। बहुत अवसर के अनुसार काम करने में सिद्धहस्त हनुमान है। राम का काम बना देने में कैसे बनता है, उसमें क्या करना चाहिए, ये सब हनुमान, इसके लिए उस्ताद है हनुमान। हनुमान जी का चरित्र किसी भी परिस्थिति में इंसान को संघर्ष और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आखिरी सांस तक लक्ष्य के लिए जूझने का हौसला भरता है। वो किसी भी परिस्थिति में ज्ञान हासिल करने पर जोर देते हैं। सूर्य शिष्य होने के बाद भी धोखे से गुरु के भेष में मिले राक्षस कालनेमी से ज्ञान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भेद खुलने पर वध करने में भी देर नहीं लगाते। हजारों वर्षों से हनुमान जी के जीवन से एक और दर्शन निकलता रहा कि काम पूरा होने तक विश्राम नहीं। यह फॉर्मूला हर क्षेत्र में लागू होता है। हर कामयाब आदमी को आगे बढ़ाने में यह फॉर्मूला ईंधन की भूमिका में रहा है। बजरंगबली अपार शक्ति के स्वामी हैं। शक्तिशाली होने के साथ ही वह विनम्र भी हैं और बहुत बुद्धिमान भी। किसके साथ कैसे पेश आना है, अपनी बात दूसरों के सामने किस तरह से रखनी, इसका हुनर भी हनुमान जी सिखाते हैं। इसलिए आज के कूटनीतिज्ञ भी हनुमान जी की अद्भुत बातचीत शैली से प्रेरणा लेते हैं। अगर हम बजरंगबली की बात करें तो बजरंगबली जैसे हम आम तौर पर बात करते हैं कि ये सिर्फ शक्ति के देवता हैं, बल के देवता हैं, ऐसी बात नहीं है। उनमें नेतृत्व गुणों की भरमार थी। वो बहुत कुशल राजनयिक, बहुत कुशल राजनीति समझने वाले, बहुत कुशल प्रशासन समझने वाले, बहुत कुशल सामाजिक शास्त्र समझने वाले, ऐसे ये हनुमान जी हैं, ऐसे ये बजरंगबली हैं। हनुमान जी लोगों को सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट का हुनर भी सिखाते हैं। समुद्र पार करते समय राक्षसी सुरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाते। अपने शरीर का आकार बढ़ाते गए और बाद में छोटे रूप धारण कर सुरसा के मुंह से घुसकर निकल गए। वो अपनी तेज बुद्धि से समस्याओं का समाधान ढूंढने में यकीन करते हैं। जब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाते हैं तो पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाते हैं। यानी हनुमान जी सिखाते हैं कि फैसले परिस्थितियों के हिसाब से होने चाहिए, ना कि उनमें उलझकर समय बर्बाद किया जाना चाहिए। हनुमान जी जिस श्री राम के परम भक्त हैं, उनकी छवि भारतीय जनमानस के बीच एक तपस्वी राजा की है, जो राजा होते हुए भी प्रजा के लिए तपस्वी जैसा
जीवन जीते। ऐसे में हनुमान जी भी आज के राजनीतिज्ञों को लोगों के प्रति श्री राम जैसा समर्पण और सच्चाई की राह दिखाते हैं। सत्ता में होते हुए भी विनम्र होने की प्रेरणा देते हैं। हजारों साल से भारतीय जनमानस के बीच बजरंग बली की जो छवि पेश की गई है, उसमें वीरता है, साहस है, सेवा भाव है, स्वामी भक्ति है, सौम्यता है, समर्पण है, विनम्रता है और कृतज्ञता है। वो समंदर लांघने जैसा मुश्किल काम करते हैं, अकेले ही पूरी लंका जला देते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से राक्षस राज रावण की अशोक वाटिका में माता सीता के सामने सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाते हैं तो राक्षसों के संहार के लिए काल बन जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल डेडलाइन को हंसते हुए पूरा करने की क्षमता रखते हैं। ये उनकी समझ, सामर्थ्य और फुर्ती का ही कमाल है कि युद्ध में घायल लक्ष्मण की जान बचाने के लिए तमाम बाधाओं को पार करते हुए संजीवनी पर्वत उठा लाते हैं। ये हनुमान जी के कर्म पथ से निकला अद्भुत जीवन दर्शन ही है, जिसमें बिजनेस स्कूल अपने छात्रों को बजरंग बली जैसा टारगेट ओरिएंटेड और लीडरशिप क्वालिटी से लैस बनाने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भी हनुमान जी जैसे गुणों से लैस मैनेजर चाहती हैं, जिनका एनर्जी लेवल हमेशा हाई हो, जो खुद बल, बुद्धि और विद्या से लैस हो, जो पूरी तरह समर्पित हो, जिसके लिए काम बोझ नहीं जिम्मेदारी हो, जो टीम के सभी सदस्यों को साथ लेते हुए आगे बढ़ने में यकीन रखते हो। सभी गुणों से संपन्न होने के बाद भी उनके मन, कर्म और वचन में विनम्रता टपकती हो, क्योंकि इसी में मानवता, समाज और देश सहित सबकी तरक्की का मंत्र छिपा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल बात करेंगे कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में तीसरे कोण की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।